Hello, good evening, children. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. So today again I am moving this topic which is going on ahead. But today topic which I decided to explain you, this is how the foreign exchange rate is determined in foreign exchange market through the market forces, demand and supply. ठीक है, ये टॉपिक मैं आज आपको कवर करूंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगेन वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल, like, subscribe, comment, watch through video throughout so that you will be benefited actually, and subscribe more and more क्योंकि I am human being, need motivation from your side, right? तो जितने ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उनको बेनिफिट होगा, मुझे खुशी मिलेगी और मैं फिर आपको और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करके आपको पढ़ाऊंगी, राइट? अब आज आ जाइए आपका मोटिवेशनल सेशन, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है. बिना मोटिवेशन के दिल नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा. बिना इंटरेस्ट के तो मेरा मानना है कि 100% आउटकम नहीं आएगा, ठीक है. तो आज मैंने जो थॉट सेलेक्ट किया है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से को एनहांस करेगा, ठीक है. पहले हम ऐसे व्यक्ति हों, ठीक है, कि स्वयं को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ पे हैं वहाँ सब लोग हमें प्यार करें. हमारी पर्सनालिटी इस तरह की होनी चाहिए, ये नहीं हमें देख देख के लोग डरें, ये क्यों आ गए, ठीक है. तो जहाँ पे हो वहाँ सब लोग हमें प्यार करें. जहाँ से चले जाएं, छोड़कर चले जाएं, वहाँ लोग हमें याद करें, ठीक है. और जहाँ पहुँचने वाले हैं हम, वहाँ लोग हमारा इंतज़ार करें, ठीक है. तो अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बनाना है कि हम जहाँ हैं हमें लोग प्यार करें, जहाँ से हम चले जाएं वहाँ हमें याद करें, और जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वहाँ हमारा इंतज़ार करें, ठीक है. अब आ जाइए आज का टॉपिक. बैक टू टॉपिक, हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड. अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगी माइक्रो का लास्ट टॉपिक विच इज प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है. उसमें आपने जो चीज़ें पढ़ी थी सिमिलर आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे. उसमें पढ़ा था आपने कि डिमांड इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स, supply of a product is affected by so many factors, but if the price change and affect the demand, this is known as contraction and expansion, movement along the same demand ka. If price increases, supply also increases for a product. If price falls, supply of a product also falls. This is what movement along the same supply ka. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में. इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, कॉमोडिटी पहले आपको बता रही हूँ, अफेक्ट डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है. प्राइस से डिमांड इफेक्ट हो रही है और प्राइस से सप्लाई इफेक्ट हो रही है, ठीक है. प्राइस से सप्लाई इफेक्ट हो रही है. और जब ऐसा होता है तो क्या होता है बेटा, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड एंड सप्लाई कर्व, which is known as expansion and contraction, ठीक है. सेम ईयर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअली क्या है, दिस इज द प्राइस ऑफ ए करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी. $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज, यानी कि $1 खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने हैं, 83, ठीक है. तो ₹1 की कीमत कितनी हो गई, 83 रुपीज. अब इसको प्राइस मतलब फॉरेन
exchange rate, right? Foreign exchange rate affect the demand, and foreign change in foreign exchange rate also affect the supply. जब ऐसा होता है, जब चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज अफेक्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, राइट? तब क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का, यानी कि हम ये होगा, ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम होगी, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी. दैट आई विल टीच यू नाउ, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस विच इज फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड, और हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. ये बेसिक चीज बता रही हूँ इस टॉपिक की. मूव कर रहे हैं अलोंग द सेम डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है. इसी तरह से सप्लाई, इन केस ऑफ सप्लाई, ठीक है, कि अगर मान लो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज एंड फॉल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो ये क्या करेगी? मूव करेगी अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. जैसे कि अगर हम यहाँ डायग्राम बनाए, पॉजिटिवली स्लोप्ड, this is the supply curve. If the foreign exchange rate will increase, supply for foreign currency will increase. If the supply of foreign exchange rate, foreign exchange rate will fall, supply of foreign currency also will fall. तो इस सिचुएशन में किसने किसको अफेक्ट किया? फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंज हुआ उससे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन केवल प्राइस ही तो इफेक्ट नहीं करता बच्चों डिमांड और सप्लाई को. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपने माइक्रो में पढ़ा था कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो इफेक्ट द डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विच इज सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, टेस्ट प्रेफरेंसेस. इसी तरह से सप्लाई के बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे. तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड और सप्लाई को. तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि प्राइस अफेक्ट करता है किसको? सप्लाई और डिमांड को, फॉरेन करेंसी की, तो हम क्या करते हैं बेटे? मूव करते हैं अलोंग द सेम सप्लाई का और सेम डिमांड का और फॉरेन करेंसी. लेकिन हमारा डिमांड और सप्लाई केवल फॉरेन एक्सचेंज रेट से इन्फ्लुएंस केवल नहीं होती. इट्स द मेन फैक्टर, बट इट इज नॉट द only factor influencing demand for foreign currency and supply of foreign currency. There are so many factors which influence the demand for foreign currency and supply of foreign currency. ठीक है, अगर मान लो वो उन फैक्टर्स के कारण, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के कारण डिमांड चेंज हो रही है एट द सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट, at the same price, at the same value of domestic currency in term of foreign currency, तब आपका जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है वो क्या होगा? शिफ्ट होगा बच्चों, वो मूवमेंट नहीं होगा. अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इफ डिमांड एंड सप्लाई इज changed, is influenced, right, due to the factors other than foreign exchange rate, तो हमारा डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी विल शिफ्ट राइट और लेफ्ट. समझ में आया? अब हम पहले, एक तो मेन फैक्टर क्या हो गया बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज होगी, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है तो सप्लाई भी चेंज होगी. दिस इज द मेन फैक्टर. आई विल टीच यू why it is upward sloping supply, why demand is downward sloping, that also I will teach you now. पहले अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड, यू नो,
इसको बहुत जनरल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसको रटना किसी भी चीज़ को नहीं है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जैसे कि अगर हम मार्केट से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हमें क्या चीज़ चाहिए, किसकी डिमांड है, पैसे की डिमांड है, हमारे पास पैसा होना चाहिए। सेम वे इफ वी आर इम्पोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम international market from other countries, then they will not accept the payment in our currency, क्योंकि रुपए का वहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि रुपए को वहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें वहाँ पे पेमेंट करने के लिए उस कंट्री की या वो जो कंट्री वो करेंसी चाहता है उसमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला फैक्टर हो गया इंपोर्ट। इफ वी आर import of visible goods and invisible goods, पहला फैक्टर। इनविजिबल आइटम्स कौन से होते हैं बच्चों, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, शिपिंग एटसेट्रा, राइट, इंश्योरेंस, तो ये क्या है, सर्विसेज, इनविजिबल गुड्स। तो अगर मान लो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि परचेज कर रहे हैं क्या, सर्विसेज एंड गुड्स, राइट, in international market, तो then we demand for foreign currency to make the payment to those countries। किससे डिमांड करेंगे, अपने कंट्री के बैंक आरबीआई से। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी, राइट। तो हम अपने बैंक से कहेंगे कि हमारे करेंसी को एक्सचेंज करो, किससे, के थ्रू, आरबीआई करेगा और फिर वहां पर पेमेंट होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर्स क्या है बच्चों, इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स, राइट। सेकेंड फैक्टर है इफ यू आर गोइंग अब्रॉड, आपने एक ट्रिप बनाया स्विट्जरलैंड का, कितना बढ़िया जगह है, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। तो स्विट्जरलैंड अगर आप जाएंगे तो वहां पे इंडियन करेंसी को कोई पूछेगा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, इंडियन करेंसी की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमें कौन सी करेंसी देनी पड़ेगी, डॉलर पे करना पड़ेगा या यूरो, वहां पे यूरो चलता है यूरोप में, ठीक है, उस करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा यूरो में, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी यूरो चाहिए, ठीक है। तो वी विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी यूरो इफ वी आर प्लानिंग स्विट्जरलैंड फॉर ए ट्रिप, ठीक है। तो दूसरा सेकेंड पॉइंट क्या हुआ आपका, हियर फॉरेन विजिट, फॉरेन ट्रिप प्लान, ठीक है। फॉरेन ट्रिप अगर हम प्लान कर रहे हैं देन वी विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टू मेक द एक्सपेंसेस देयर, राइट। तीसरा आपका है अगर मान लो इफ यू वांट टू परचेज ए फ्लैट इन यूएस, तो यूएस में फ्लैट खरीदना बच्चों, तो क्या वहां पे इंडियन रुपी चलेगा, देन यू विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टू मेक द पेमेंट टू परचेज द एसेट्स अब्रॉड। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड by the resident of a country, investment abroad by the resident of home country, यहाँ के इंडिया के लोग अगर बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है आपका स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है बच्चों, कि स्पेकुलेशन में बच्चों जैसे कि शेयर मार्केट है, राइट। शेयर मार्केट में आपका क्या होता है कि अगर उसका प्राइस बढ़े तो क्या होता है बेटा, कि स्पेकुलेशन, अगर मान लो शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हम शेयर को बेचते हैं, एक जनरल सा एग्जांपल, शेयर का प्राइस कम होता है तो हम उसको खरीदते हैं। इसी तरह से फॉरेन करेंसी का भी होता है, ठीक है, कि अगर मान लो फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज टू $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज। तो हमारी करेंसी का अप्रिशिएशन और दूसरी करेंसी का डेप्रिशिएशन। इस समय पे हम क्या करेंगे, खरीदेंगे किसको,
फॉरेन करेंसी को, टू मेक गेन इन फ्यूचर व्हेन फॉरेन करेंसी विल अप्रिशिएट। ठीक है, यानी कि अभी क्या हो रहा है बच्चों, इसको एग्जाम्पल से समझो। ये $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज है। ठीक है, और फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये $1 इज इक्वल टू ₹85 होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 82 रुपीज है, वी विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डॉलर टू होल्ड विद अस, ताकि हम फ्यूचर में जब वो 85 हो जाए तो हम उसको बेचें, और पर डॉलर हमें कितना फायदा मिलेगा, ₹2 का। टू मेक गेन बाय द करेंसी अप्रिशिएशन, इस सिचुएशन में यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, तो फ्यूचर में गेन के पर्पज से कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी तो उसको सेल करके वो गेन अर्न कर सकें, तो इसके लिए हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की टू होल्ड विद अस, सो दैट वी कैन मेक गेन इन नियर फ्यूचर बाय द फॉरेन करेंसी अप्रिशिएशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब आ जाइए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, साथ में हम पढ़ते हैं इसके कि इसका जो शेप है बच्चों, डिमांड कर्व एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी and this is foreign exchange rate which is in rupees। ये क्या है, प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज इन रुपीज। अब इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब क्यों होता है, अब ये समझना, इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से बताऊंगी आपको। ठीक है, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुई बच्चों, यहाँ पे एज्यूम करो 80 रुपीज थी और यहाँ हो गई ये 70 रुपीज एज्यूम। ठीक है, 80 टू 70 रुपीज, ये 70 है और ये 80 है, ये कम हुई। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गई तो हमें बाहर से कुछ भी खरीदना अब सस्ता पड़ गया, फॉरेन गुड्स विल बिकम चीपर फॉर अस टू परचेस, टू इंपोर्ट। ठीक है, क्योंकि पहले $1 की अगर कोई कॉमोडिटी यूएस मार्केट में थी तो पहले हम कितना पे करते थे, 80 रुपीज। बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेट अब हम कितना पे कर रहे हैं, 70 रुपीज। ठीक है, यानी कि 10 रुपए कम, तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स क्या हो गई, सस्ती। और जब चीपर हो गई तो हमारी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये बढ़ गई डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बढ़ गए। इस सिचुएशन में क्या हुए, हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, बाहर घूमना सस्ता हो जाएगा, बाहर इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा गेनफुल हो जाएगा, बाहर गिफ्ट बेचना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले $1 के बदले में हम 80 रुपीज़ दे रहे थे, अब $1 के बदले में हमें 70 रुपीज़, तो ये सब कुछ हमारे लिए सस्ता हो गया। और फिर क्या हो गया, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज। इसी तरह से अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी बढ़ती है, ठीक है, ये हमने बढ़ती है बच्चों, ठीक है, ये आपकी बढ़ी 80 से 90 रुपीज हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले हम 80 रुपीज दे रहे थे, अब कितना देंगे, अब 90 रुपीज, 10 रुपीज मोर। अब जब 10 रुपीज हम मोर देंगे बच्चों, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो गया और गुड्स एंड सर्विसेज, बाहर इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा गेनफुल नहीं रहा, बाहर फॉरेन ट्रिप हमारे लिए महंगा हो गया, बाहर गिफ्ट बेचना हमारे लिए महंगा हो गया। और क्या हुआ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, बाहर घूमने का प्लान अभी हम थोड़ा रोक देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। इसके कारण डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल फॉल। तो
यहाँ पे किसने किसको इफेक्ट किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे इफेक्ट किया फॉरेन एक्सचेंज रेट ने डिमांड फॉर फॉरेन, इसने इसको इफेक्ट किया। तो कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट will reduce the demand for foreign currency and reduction in foreign exchange rate will increase the demand for foreign currency. ठीक है, यानी कि foreign exchange rate price is affecting your demand, that's why we are moving along the same demand curve upward to downward, downward to upward. यहाँ से हम A पॉइंट से B गए एक्सपेंशन और A पॉइंट से C पॉइंट पे आए कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं। अगर जो बच्चा 11th में पढ़ के आया है उसको याद है, वो उसको रिलेट कर लेगा, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, माइंड में पहले ही है, आपको सिर्फ रिलेट करना है। अब आ जाइए इधर सप्लाई। ठीक है, विजिबल गुड। सप्लाई के फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? सप्लाई के फैक्टर्स हैं आपके, पहला है एक्सपोर्ट, किसका, गुड्स एंड सर्विस का, एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड एंड इनविजिबल गुड। क्या है ये, सप्लाई। अगर हम कुछ चीज बेचेंगे, सोचो, तो बदले में क्या आएगा, रुपी नहीं एक्सेप्ट करते हम, क्यों, क्योंकि रुपी इज नॉट एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल मार्केट, वी एक्सेप्ट डॉलर, फॉरेन करेंसी, विच इज यू नो इन विच द ट्रांजेक्शन कैन बी पॉसिबल बियॉन्ड द कंट्री। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो हम काय में एक्सेप्ट करेंगे, डॉलर में, और क्या होगी, डॉलर की सप्लाई इंडिया में बढ़ जाएगी। ठीक है, हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ गुड्स बेच रहे हैं या कोई सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बदले में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं डॉलर, तो डॉलर हमारे कंट्री में आ रहा है, तो क्या हो गया, ये आपका सप्लाई बढ़ी, किसकी, डॉलर की, फॉरेन करेंसी की। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट है ना, देखो बच्चों, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे, देन वी आर डिमांडिंग, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे देन इट विल बी द फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई। इसी तरह से फॉरेन ट्रेड by the resident of a country is the factor affecting demand, or the trip planned by foreigners in India. They are planning to visit Taj Mahal, they are planning to visit Haridwar, they are planning to visit any of the tourist place in India, तो they will come to India। अब वो रुपए तो उनके पास है नहीं, वो क्या लेके आएंगे बच्चों इंडिया में, डॉलर लेके आएंगे। अब डॉलर लेके आएंगे तो हमारे आरबीआई उसको एक्सचेंज करेगा। ठीक है, और एक्सचेंज करेगा, उसके बदले में उनको डॉलर को रखेगा और बदले में क्या देगा, रुपए देगा। तो क्या हुआ बच्चों बताओ, सप्लाई बढ़ गई, कहाँ पे, इंडिया में, किसकी, डॉलर की। तो ट्रिप प्लान्ड बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच रहा कि कोई बाहर का बंदा आ रहा है यहाँ पे तो डॉलर लेके आ रहा है, हम बाहर जा रहे हैं तो हमें वहाँ की करेंसी चाहिए, इस तरह से आपको सोचना है। अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर का इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगेन ही विल कम विद द फॉरेन करेंसी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडिया फर्स्ट इट हैज टू बी चेंज इनटू इंडियन करेंसी, तो यहाँ पे क्या बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, किसकी, फॉरेन करेंसी की। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ, ये क्या है, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन। ठीक है, स्पेकुलेशन मतलब कि अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाए, यानी कि अभी बताया था $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज टू
$1 इज इक्वल टू ₹85। अगर ये चेंज हुआ तो कोई अपने पास डॉलर को होल्ड करेगा क्या? फटाफट बेचेगा, ठीक है, क्योंकि $1 से वो कितना अर्न कर रहा है? ₹5। ठीक है, और जब वो अपने डॉलर के को सेल करना शुरू करेगा तो क्या बढ़ गई? सप्लाई बढ़ गई। तो ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट. Foreign exchange rate is the main factor influencing that demand and supply of foreign currency. अब ये देखिए सप्लाई का कर्व कैसा होता है बेटा? ये अगर हम ले सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज इन रुपीज, तो कैसा होगा? ये मूविंग अप होगा, पॉजिटिवली शिफ्ट। अब कैसे होगा देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है। ये सपोज 80 रुपए है, तब डिमांड कितनी है फॉरेन करेंसी की? इतनी है, सॉरी सप्लाई, ठीक है। अब ये बढ़ गया 80 से क्या हो गया? 90 रुपीज हो गया, ठीक है। अब हमारी, मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था, अगर इंडिया में किसी कॉमोडिटी की वैल्यू, एक्स कॉमोडिटी ले लीजिए, उसकी वैल्यू 1 रुपए है, 1 रुपी इज द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमोडिटी इन इंडियन मार्केट ऑफ डोमेस्टिक गुड, राइट। तो पहले $8 से कितनी यूनिट खरीदता था? यूएस 80, ठीक है, और अब $1 से कितनी यूनिट खरीदेगा? 90 आफ्टर दिस चेंज। अब डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम चीपर in international market, in US market, and demand for domestic good, Indian goods will increase. If demand for Indian goods will increase in US market, in international market, then export by India to US will increase, in foreign market will increase, and because of increase in export, supply of foreign currency will increase. ठीक है, इसी तरह से आपका पहले उन लोगों को ट्रेड पे क्या पड़ रहा था? पहले वहां से जब आ रहे थे तो $1 में यहाँ के मार्केट से जो खरीद रहे थे, अब वो सस्ती हो गई उन लोगों के लिए। पहले $1 से उसी कॉमोडिटी को ले लो, 80 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब उस $1 से वो 90 रुपीज, तो उनका फॉरेन ट्रिप इंडिया में सस्ता हो गया। दे विल प्लान टू विजिट इंडिया मोर and supply of dollar will increase. उनके लिए investment in India will become more gainful. Then foreign investment also will increase. Speculation also will increase, right? तो ये सब आपका, तो तुरंत क्या करेंगे? अगर ये 90 रुपीज हो जाए, 80 से 90, तो लोग भाग भाग के क्या करेंगे? बेचेंगे डॉलर को, और डॉलर को बेचेंगे यानी कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। इसी तरह से आ जाइए फॉल, ठीक है। मैं आपको बहुत आराम से चीजें बता रही हूँ। मेरा मतलब कभी भी बच्चों किसी भी चीज को शॉर्टकट नहीं होता है। आई हैव फेथ इन 100%। मेरे चैनल पे अगर कोई बच्चा दिल से पढ़ रहा है, जितने दिल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो आपका ना 10th में उसका कुछ भी परसेंट था, लेकिन अब अगर दिल से अभी भी पढ़ लिया तो 90 भी टच कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं किसी भी चीज को ना भाग के नहीं पढ़ाती, आराम से पढ़ाओ ताकि बच्चे को समझ में तो आए, राइट। तो समझ के हर चीज को प्रैक्टिकली, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसकी लेबोरेटरी हमारी चारों तरफ ही रहती है, उसको टेस्ट करते रहो लेबोरेटरी में। हाँ ऐसा होता है, हाँ होता है, एक्सेप्ट करो, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका फॉल हुआ 70 रुपीज, तो एक्सपोर्ट क्या हो गया? महंगे, हमारी डोमेस्टिक गुड्स महंगी हो गई यूएस मार्केट में। पहले $8 से वो 80 यूनिट्स खरीदते थे जिसकी वैल्यू 1 रुपी है इंडिया में, और अब $1 के बदले में उनको सिर्फ कितनी मिलेंगी? 70 यूनिट्स। अब हमारी डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम एक्सपेंसिव इन यूएस मार्केट, और हमारे गुड्स का डिमांड यूएस में कम हो जाएगा। हमारी गुड का, इंडियन गुड्स का अगर
इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में डिमांड कम हुआ तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह से बाकी फैक्टर्स। तो क्यों पॉजिटिवली स्लोप्ड है और क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड है, राइट। अब ये डिटरमाइन कैसे होता है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज आपको यही बताऊंगी और कल आपको बताऊंगी इफेक्ट ऑफ change in the factors other than foreign exchange rate on demand and supply of foreign currency and ultimately on the foreign exchange rate, right। ये देखिए, this is demand and supply and foreign exchange rate, ठीक है। ये डिमांड का हो गया निगेटिवली स्लोप्ड, और ये क्या हो गया, सप्लाई, ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड। दोनों इंटरेक्शन हुआ ई पॉइंट पे। ये क्या है, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। और ये क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइडेड थ्रू मार्केट फोर्सेस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, equilibrium demand and supply, right। अब at any foreign exchange rate which is higher than equilibrium foreign exchange rate it will cause excess supply, A to B। A to B क्या हो रहा है, excess supply, क्योंकि डिमांड कितनी है P1 पे, दिस इज P1A, और सप्लाई कितनी है आपकी P1B। P1A is demand और दिस इज द पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व, P1B is supply। तो क्या हुई है, एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई हो रही है फॉरेन करेंसी की, तो कंपटीशन किस में होगा, सप्लायर्स में, और कंपटीशन अमंग द सप्लायर विल रिड्यूस द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ तो क्या हुआ, डिमांड एक्सपेंशन, सेम चीज, सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन will continue till both become equal at point E, ठीक है। at any foreign exchange rate which is lower than equilibrium foreign exchange rate, OP2, ठीक है। OP2 पर ये पॉइंट M and N, ठीक है। अब OP2 पर भी डायग्राम पढ़ना सीखो बच्चों, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। OP2 पर ये पॉइंट की, एम पॉइंट किस पे, सप्लाई पे, तो OP2 पर सप्लाई कितनी हुई बच्चों, P2M, और एन पॉइंट किस पे, डिमांड कर्व पे। तो OP2 फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डिमांड कितनी हुई, P2N। P2N डिमांड इज मोर देन P2M सप्लाई, तो M N क्या हुई बेटा, दिस इज एक्सेस demand, excess demand competition among buyers of foreign currency and competition among buyers will lead to price, मतलब foreign exchange rate high, foreign exchange rate बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि buyers में competition है। अब foreign exchange rate बढ़ी तो same thing, contraction of demand, expansion of supply, ठीक है, ये होगा till both become equal at point E, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं है तो वो क्या होगा, खुद से ओपन मार्केट में खुद से होगा, ये इस तरह से जब प्राइस फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होती है तो डिमांड एंड सप्लाई भी चेंज होती है, और ऑटोमेटिकली द इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल कम टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल, राइट। कल आपका पढ़ाऊंगी इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, राइट, एंड चेंज इन इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को छोड़कर अगर बाकी फैक्टर्स किसको इफेक्ट करते हैं, डिमांड को, सप्लाई को, भी जितने सारे फैक्टर्स पढ़ाए, तो यानी कि एट द सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट if demand changes, supply changes due to the factors
other than foreign exchange rate. Then demand will shift right and left. Supply will shift right and left. Then because of the shifting of demand and supply due to the factors other than foreign exchange rate, how it will impact on foreign exchange rate, right? ये टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगी. ठीक है. हैव ए नाइस डे. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. वेरी मच इंपॉर्टेंट. एनसीआर, यू नो, डोंट बी आउट टू मच, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है. हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है. इस समय की आपको हेल्थ की हमेशा ही ज़रूरत है बच्चों, लेकिन इस समय आपके लिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीक टाइम चल रहा है आपकी प्रिपरेशन का. लेकिन प्लीज़ बच्चों वीडियो ना पूरी देखा करो आराम से. ठीक है. आराम से देखो, जितने आराम से मैं पढ़ाती हूँ, और आराम से रिवाइज करो. फिर देखो जो कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे वो आपके पास फॉर एवर रहेंगे विद मी, और मेरा नाम भी याद रखेंगे कि मैम ने पढ़ाया था. ठीक है. तो गॉड ब्लेस यू. बी गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.